हम शकारी विक्रमादित्य हैं, अरिदल को दलने वाले, रण में जमीन नहीं दुश्मन की लाशों पर चलने वाले। हम अर्जुन, हम भीम, शांति के लिए जगत में जीते हैं, पर शत्रु हट करे अगर तो लहू वक्ष का पीते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। मैं इस समय करगिल में मौजूद हूं। 1999 में पाकिस्तान यहां पर आया था भारत के स्वाभिमान को कुचलने के लिए, लेकिन भारत के वीर सपूतों ने उसे अपने पैरों पर खड़ा होने लायक नहीं छोड़ा। जहां पर इस समय मैं मौजूद हूं, वहां पर एक और टाइगर हिल है, 0.4875 है, तो दूसरी ओर तोलोलिंग है, 0.5140 है। यानी हर तरफ से पराक्रम की एक से बढ़कर एक गाथाएं हमारे सामने हैं। आज करगिल युद्ध की वो कहानी सुनाते हुए मैं आपको करगिल युद्ध के उन दो टर्निंग पॉइंट्स यानी बैटल ऑफ तोलोलिंग और बैटल ऑफ टाइगर हिल की भी पूरी कहानी सुनाऊं। आज हमें टाइगर हिल पर डिप्लोमेट दुश्मन के ऊपर हमला करके उसे बर्बाद करने का टास्क मिला हुआ है। क्या आप उस टास्क को पूरा करने के तैयार हो? ये एक ऐसे युद्ध की कहानी है जहां हर बात दुश्मन के पक्ष में थी, लेकिन परिणाम उसके पक्ष में नहीं रहा। सूत्रों से पता चला है कि दुश्मन टाइगर हिल पर डिफेंस लिया हुआ है। हमारा इरादा 4 जुलाई 0600 आज तक टाइगर हिल पर क्रीज चौक बसल करके दुश्मन को बर्बाद कर रहे हैं। हमारी जमीन में कैसे आए तो उन्हें हमें अपने से जो है सीमा से बाहर निकालना है, खदेड़ना था। ऊपर बैठे दुश्मन को नफरी का काफ़ी फायदा था। इसके बावजूद हमारे जवानों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन। वो ऐसा युद्ध था जिसने पाकिस्तान को सर उठाने लायक नहीं छोड़ा। वो ऐसा युद्ध था जिसने भारत के पराक्रम का परचम बुलंद किया। वो ऐसा युद्ध था जो छल कपट विश्वासघात की बुनियाद पर शुरू हुआ, पर वो ऐसा युद्ध था जो वीरता, विश्वास और भारत की विजय के साथ खत्म हुआ। ग्रेनेड से जो मरे वो 48 थे और मेरे साथी गोलियों से मारे वो अलग थे। तकरीबन 70-80 आदमी उस तोलोलिंग पर मारे। पूरी कंपनी खत्म करी थी वहां पर। पाकिस्तान की 5 नॉर्थ लाइट इन्फेंट्री की एक कंपनी थी, उसको पूरी को खत्म किया गया। दुश्मन ऐसी तैयारी से आया, ऐसे धोखे से घात लगाया, ऐसी अभेद रणनीति बनाई कि उसको पीछे धकेलना नामुमकिन लग रहा था। पर भारत के रणबांकुरों ने न तो सुना है ये शब्द, न सीखा है हारना। वो तो हवाओं के रुख को मोड़ देते हैं, पर्वतों को चुनौती देते हैं, कड़कड़ाती ठंड को पिघलाते हैं, जज्बातों में देशभक्ति का उबाल लाते हैं। द्रास सेक्टर हाई एल्टीट्यूड में होने के कारण यहाँ पर 7 से 8 महीना बर्फ से ढक जाते हैं। इन कठिन परिस्थितियों में सर्वाइवल करना, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ हर दिन गुजारना इस कड़क सर्दी में एक चैलेंजिंग है, जहाँ पर हमारे तैनात जवान अपनी सूझबूझ और रणनीति के अनुसार हमेशा दुश्मन के ऊपर भारी पड़े। यहाँ तैनात कोई भी नया जवान अपने आप में गर्व महसूस करता है और गर्व से उनका सीना चौड़ा हो जाता है। ये युद्ध भूमि के टुकड़े के लिए नहीं था, ये भारत माता के आंचल के सम्मान की जंग थी, ये हिंदुस्तान के अभिमान की जंग थी, ये हमारे अधिकार की जंग थी, ये पाकिस्तान को उसका हद बताने की जंग थी, ये सरहद पर स्वाभिमान की जंग थी। पाकिस्तानी सैनिक जो सोच भी नहीं सकते थे कि किस खड़ी चढ़ाई से हम चढ़ के उनको अटैक करेंगे, वो आश्चर्यचकित रह गए थे। करगिल के उस युद्ध को 24 साल बीत चुके हैं। 25वें साल की शुरुआत करते हुए भारत भी नया है, भारत की सेना भी कहीं अधिक तैयार। पाकिस्तान मुल्क के नाम पर मजाक बन चुका है, दुश्मन के रूप में अप्रासंगिक हो चुका है, पर करगिल की उस कहानी को याद रखना ही हमारे वीरों का समुचित सम्मान है।
पहले इस समूचे क्षेत्र की जटिलता को समझिए, फिर पाकिस्तान की कुटिलता को समझिए और जानिए कि भारत की यह जीत इतनी बड़ी क्यों है। कारगिल के पहाड़ी क्षेत्र में स्थानीय चारवाओं ने कई हथियारबंद लोगों को देखा, उनकी सूचना जहां के अधिकारियों को दी, लेकिन पाकिस्तान का दावा था कि ये लड़ने वाले कश्मीरी उग्रवादी हैं, लेकिन उनसे बरामद हुआ दस्तावेज, हथियार व साजो सामान से उपकरणों ने यह बताया कि यह लड़ने वाले केवल घुसपैठिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना भी इनके साथ शामिल है। उस दौर में यह रवायत थी कि भीषण ठंड के मौसम में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की सेनाएं ऊंचे पोस्ट को खाली छोड़कर नीचे आ जाती थी, फिर मौसम बदलने पर वो वापस जाते। ये दोनों देशों के बीच एक अनकहा समझौता था, लेकिन 1999 में कुछ अलग हुआ। पाकिस्तान की सेना चोटियों से नीचे नहीं गई थी, उसने भारत के भरोसे का फायदा उठाया और रच दिया एक खौफनाक षड्यंत्र। ये श्रीनगर लेह हाईवे है, यानी कि एक ऐसी सड़क जो कि कश्मीर को लद्दाख से जोड़ती है। फौज के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण ये सड़क रही है। लॉजिस्टिकली सियाचिन तक सप्लाईज पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। जो आम नागरिक रहे वो इसका इस्तेमाल करते थे। इसीलिए जब इस सड़क को गोलियों की जद में पाकिस्तान लेकर आया, कैसे हम समझाते हैं, ये आप सड़क देख रहे हैं और इसके साथ वो तमाम पहाड़ देख रहे हैं। अब सोचिए वहाँ पीछे तोलोलिंग, वहाँ से अगर गोलियां चलाई जाएं, गोले बरसाए जाएं, तो सीधे के सीधे यहां से गुजरती हुई किसी भी गाड़ी पर वो निशाना साध सकते हैं। यही हो रहा था 1999 में। हालांकि तब किसी को यह नहीं पता था कि गोलियां चलाने वाले मुट्ठी भर आतंकवादी हैं या फिर पाकिस्तानी सेना। जब गड़बड़ी की पहली आशंका हुई तब सेना के कई दस्तों को द्रास मूव किया गया, लेकिन तब आकलन ये था कि चोटी पर मुश्किल से 8-10 घुसपैठिए हैं जो हाईवे पर निशाना साध रहे हैं। लिहाजा कार्रवाई में रणनीति उसी हिसाब से बन रही थी और सैनिक तोलोलिंग पर बढ़त हासिल नहीं कर पा रहे थे। तोलोलिंग का इलाका दोनों ही लाइन ऑफ कंट्रोल एवं नेशनल हाईवे 1 डेल्टा जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, उसके बिल्कुल समीप था। ऊपर बैठा हुआ दुश्मन आसानी से हमारे कॉन्वॉय मूवमेंट जो कि ना ओनली हमारे कारगिल एरिया एवं ईस्टर्न लद्दाख और सियाचिन सेक्टर को भी सप्लाई देता है और इन्फोर्समेंट की जो हमारे चाल चलन थी उसके ऊपर भी आराम से फायर कर सकता था। इसीलिए दुश्मन को तोलोलिंग के ऊपर से खदेड़ना और भगाना बहुत अहम टास्क हो गया था। सत्रह मई को भारतीय वायुसेना ने अपना पहला टोही विमान निकाला। जो तस्वीरें सामने आई उससे स्थिति साफ हुई और 26 मई को भारत ने ऑपरेशन विजय की घोषणा कर दी। इस बीच तोलोलिंग की लड़ाई भीषण होती जा रही थी। यहां 1 महीने बाद भी कामयाबी नहीं मिली थी। 18 ग्रेनेडियर्स लगातार चोटी हासिल करने की मुहिम में जुटे थे। इस युद्ध में 18 ग्रेनेडियर्स को तोलोलिंग पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। चढ़ाई बहुत ही मुश्किल होने के कारण और दुश्मन का डिप्लॉयमेंट काफ़ी बढ़िया होने के कारण उनका एक तरफ का अटैक कामयाब नहीं हो पाया था, जिसके कारण उन्हें जान और माल दोनों की हानि हुई थी। अब ये जिम्मेदारी सौंपी गई 2 राजपुताना राइफल्स को। तोलोलिंग पे नुकसान हो रहा था, लेकिन कोई उसको तिरंगा लहरा नहीं रहा था वहां। जी जी जी, जिस तोलोलिंग का जिक्र करते वो टर्निंग पॉइंट ऑफ कारगिल वार था, जो हमारा सौभाग्य, हमारी बटालियन 2 राजेव का सौभाग्य था कि उससे पहले उस पे 3 बटालियन ने हमला किया था। एक बटालियन के 16 सैनिक, एक के 18 और एक के 22 शहीद हुए थे और एक बटालियन की तो डेड बॉडी भी 14 दिन बाद बिठाई थी, लेकिन वहां कैजुअल्टी पे कैजुअल्टी हो रही थी, कोई कामयाबी नहीं। 31 मई को हमारी यूनिट को दिया टास्क वहां तोलोलिंग पे हमारे सीओ साहब थे कर्नल MB रविंद्रनाथ,
तो वो बोला कि भाई अपने 36 घंटे का टाइम मिला कारगिल जाने के लिए, तो हम वहाँ कुपवाड़ा से 36 का 24 घंटे में पहुँच गए। मैं इस समय 10,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हूँ। यहाँ का वेजिटेशन आप देखिए, पेड़ पौधों के नाम पे ऐसे छोटी छोटी झाड़ियाँ बस रह जाती हैं। मेरे ठीक पीछे अगर आप उस पहाड़ी को देखेंगे तो लगभग उसकी ऊंचाई 18,000 फीट के करीब है। यहाँ जो पूरा इलाका है, पूरा क्षेत्र है, वहाँ पर 15 से 20,000 फीट की ऊंचाई की अलग अलग चोटियों पर करगिल युद्ध के समय लड़ाई लड़ी गई थी। अब जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। वहाँ आपको बैटल लोड के साथ एक युद्ध लड़ना है, केवल चढ़ाई नहीं चढ़नी है। चूंकि पेड़ पौधे नहीं होते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा उस कारण भी कम होती है, और इस तरह के पहाड़ों पे चढ़ाई और ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि अगर आप देखें तो इस तरह से छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं वो चढ़ाई के दौरान फिसलन का भी कारण बनते हैं। 12 जून की रात तोलोलिंग पर फाइनल चढ़ाई की योजना थी। उससे पहले चढ़ाई के पूरे रास्ते पर सैनिकों ने रस्सियों से रास्ता तैयार किया। ये एक बेहद महत्वपूर्ण लेकिन बहुत ही खतरनाक काम था, क्योंकि चढ़ाई भी बिल्कुल खड़ी थी और दुश्मन की नजरों से भी बचना था। तोलोलिंग की पहाड़ी पर पाकिस्तान ने 11 बंकर बना रखे थे और तोलोलिंग फतेह के लिए इन बंकरों को उड़ाना जरूरी था। रात के 8:30 बजे थे जब अंधेरे की चादर ओढ़कर टुकड़ी उस खतरनाक मिशन के लिए निकल पड़ी। हड्डियों को गलाती बर्फीली हवाएं चल रही और इस चुभती सर्दी में रस्सी के सहारे जवान अपने मिशन की ओर बढ़ रहे थे। चोटी तक पहुंचने में टुकड़ी को एक भी कैजुअल्टी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन सामने से चलती गोलियों ने लगभग हर एक सैनिक को घायल कर दिया। पर भारत के वीर सपूतों के लिए उस वक्त जैसे कोई भी चुनौती मायने नहीं रखती थी। पूरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने एक एक बंकर को नष्ट किया और 13 जून 1999 को सुबह के करीब 5 बजते बजते तोलोलिंग पर तिरंगा लहराने लगा। और मैं जैसे बात आई जय बोलता ऊपर गया और जाने के बाद वो जय बोली जोर जोर से। उस टाइम में मेरे साथी किसी ने जय नहीं बोली, जब मेरी गोडी गड़ गया राम का दोस्त, तो मेरे दोस्त गए राम का बहुत बुरी करी भगवान। एक भी साथी जय नहीं बोली। कोई 10 मिनट में, कोई घंटे में, कोई आधे घंटे में सब के सब मेरे 9 साथी सुबह साहब सुबह 4 बजे शहीद हुआ। पलट कर देखते हैं तो यह मिशन असंभव था, पर देश के लिए यही होता है जवानों का पूर्ण समर्पण। अपनी जवानी, अपना जीवन सब देश के नाम कुर्बान। बुरी तरह घायल सैनिकों को बेस हॉस्पिटल भेजा गया। बाकी टुकड़ी पर जिम्मेदारी थी तोलोलिंग पर कब्जा मजबूत रखने की। मेरे पीछे ये जो तमाम चोटियां हैं, यहीं पर करगिल युद्ध की अलग अलग लड़ाइयां लड़ी गई थी। ये तोलोलिंग 15,000 फीट से अधिक की इसकी ऊंचाई है, और अगर आप इस पर्वत को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि न तो यहाँ पर कोई आड़ है चट्टानों की, और न ही किसी भी तरीके से कोई ऐसे पेड़ पौधे जिसकी आड़ लेते हुए हमारे सैनिक आगे बढ़ सकते थे। ऊपर से जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप है, वो कुछ इस तरह का है कि दुश्मन को कहीं ज्यादा एडवांटेज। पहाड़ी युद्ध में 2 चीजें जरूरी होती हैं, आड़ और असलहा। अस्सी 90 डिग्री की सीधी चढ़ाई वाली चट्टानों पर सैनिकों को आड़ थी केवल प्रार्थना की, और कई दिनों तक जंग के मैदान में बिना सपोर्ट फंसे रहने के कारण असलहा था बंदूक का नेजा, अपने हाथ और हिम्मत। दुश्मन इतनी मजबूत स्थिति में था कि वो एडवांस शुरू होते ही रोक देता था। तोलोलिंग पर नियंत्रण मुमकिन हुआ था अनगिनत बलिदानों से। तोलोलिंग ठीक मुख्य सड़क पर था, इसीलिए इस चोटी पर पाकिस्तानी नियंत्रण ऐसा था जैसे वो हमारा गला घोंट रहा।
510 किलोमीटर लंबे श्रीनगर करगिल लेह हाईवे का एक अहम हिस्सा 32 दिन की कोशिशों के बाद मुक्त हो चुका था। हफ्तों से जूझ रही भारतीय सेना को उसकी पहली कामयाबी मिली थी तोलुलिंग में। कहने को यह केवल एक लड़ाई की जीत थी, पर करगिल में हर मोर्चे पर लड़ रहे जवानों को हौसला दे रही थी। तोलुलिंग में जीत मिल गई थी, चोटी पर तिरंगा लहरा रहा था, पर यह बस लड़ाई की शुरुआत थी। दुश्मन ने मरते मरते रीइंफोर्समेंट की गुहार लगा दी थी, यानी तोलुलिंग पर काउंटर अटैक लाजमी था। तोलुलिंग पर नियंत्रण मजबूत रखने की आवश्यकता थी, और वो भी तेज गति से। 12 जून को तोलुलिंग जीतने के बाद 13 जून की सुबह तक राजपुताना राइफल्स के जवानों ने तोलुलिंग से करीब 100 मीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित बर्बाद बंकर को हासिल कर लिया। तोलुलिंग के क्षेत्र में दुश्मन की सेना पहले से ही पोस्ट बना करके बैठी हुई थी, और उसके आसपास दुश्मन का डिप्लॉयमेंट भी काफ़ी मजबूत स्थिति में था। अधिक ऊंचाई होने पर दुश्मन के ऊपर किया गया फायर व अटैक सही साबित नहीं हो रहा था। यहाँ भारतीय सेना को काफ़ी जान माल का नुकसान भी झेलना पड़ा। उन पोस्टों और बंकरों को बर्बाद करना भी एक हमारे लिए महत्वपूर्ण टारगेट था। इस अभियान को अंजाम देने के लिए अटलरी का सहयोग लिया गया, इसलिए उस जगह का नाम जो बर्बाद बंकर रख दिया गया। ग्रेनेडियर्स पर जिम्मा था हम पर कब्जा करने का। इस बेहद महत्वपूर्ण फीचर पर दुश्मन मजबूती से काबिज था। एक एक कदम आगे बढ़ाना ऐसा था जैसे शोलों के दरिया से गुजर कर जाना। इस युद्ध में 18 ग्रेनेडियर को टाइगर हिल कॉम्प्लेक्स को कब्जा करने का जिम्मेवारी दिया गया। यह एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसको 18 ग्रेनेडियर ने जिम्मेवारी के साथ निभाने में बेखूबी कोई कसर नहीं छोड़ा। जवानों को गोलियां लगती, वो गिरते, फिर भी आगे बढ़ते। ये लड़ाई सिर्फ एक चोटी की नहीं थी, बल्कि 2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र की थी। उम्मीदें मध्यम थी, लेकिन हिंदुस्तानी सैनिकों का शौर्य बेमिसाल। 14 जून तक हम पर हिंदुस्तानी नियंत्रण था। शुरुआती जीत की बुनियाद पर ही द्रास करगिल की बाकी महत्वपूर्ण चोटियों के लिए जंग होनी थी। लिहाजा साथियों के जाने के दर्द को अपनी ताकत बनाकर हिंदुस्तान के वीर बेटे बस लड़े जा रहे। तोलुलिंग से खदेड़े जाने से दुश्मन को तगड़ा झटका लगा था। 3 दिन में आसपास की अहम चोटियां वापस हिंदुस्तानी नियंत्रण में आ चुकी थी। अब 2 राजपुताना राइफल्स पर जिम्मा था इस नियंत्रण को आगे सशक्त करना। इसके लिए 3 पिंपल्स कॉम्प्लेक्स में आक्रमण की योजना थी। तारीख चुनी गई 28 जून 1999। तोलुलिंग के अलावा 3 मुख्य पॉइंट नॉल, हम्प और 3 पिंपल बहुत ही महत्वपूर्ण थे हमारी सेना के लिए। दुश्मन वहाँ पर ऊंचाई पर बैठा था और वह कंटिन्यू निचले क्षेत्र में अपने वेपन और आर्टिलरी से लगातार फायर किया जा रहा था। इसलिए भारतीय सेना के लिए यह जरूरी था कि उन पॉइंट्स पर अपना कब्जा हासिल करे, और दुर्गमता को देखते हुए यह कार्य करना बहुत ही मुश्किल था। सुबह की रोशनी फैली तब तक पाकिस्तानी बंकर ध्वस्त हो चुके थे। दुश्मन भाग चुका था और हिंदुस्तान ने अपनी जमीन वापस हासिल कर ली थी। लेकिन राजरिफ ने 22 सैनिक और 3 अफसर खो दिए। ये उनकी शहादत ही थी कि रणनीतिक तौर पर असंभव ये मिशन सफल हुआ था। तोलुलिंग की जीत के बाद पूरे वॉर का मुख ही बदल गया था। हमारे जो साथी थे, हमारे जो सेना के सिपाही थे, उनका हौसला आसमान की तरफ पहुंच गया था। एवं पाकिस्तानी सैनिक जो सोच भी नहीं सकते थे कि किस खड़ी चढ़ाई से हम चढ़ के उनको अटैक करेंगे, वो आश्चर्यचकित रह गए थे। उसके अलावा जो कॉन्वॉय के ऊपर वो निगरानी रखे हुए थे एवं अटैक कर रहे थे, वो सब हॉल्ट हो गया, और इसकी वजह से तोलुलिंग की कैप्चर एक टर्निंग पॉइंट बन गया था। करगिल के युद्ध में ये पहले पलटवार, पहली जीत और चोटी पर लहराते पहले तिरंगे की कहानी थी। तोलुलिंग की जीत ने भारत को एक ऐसी बढ़त दी थी कि पाकिस्तान अब सर उठाने के लायक नहीं बचा था।
ब्रेक के बाद अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे टाइगर हिल की कहानी। वंदे मातरम। हम कहते हैं ना, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, पर वो गर्व क्यों? अब भारतीय सेना को समझिए। दुनिया की अधिकतर सेनाएं जो हैं वहां पर कॉन्स्क्रिप्शन है, यानी कि अनिवार्य सैन्य भर्ती। लेकिन भारत में एक योद्धा खुद चुनता है कि वो देश की सेवा करना चाहता है। यहां उन सभी लोगों की याद में ये पत्थर, ये स्मारक आप देख रहे हैं, जिन्होंने करगिल युद्ध में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो समझिए कि ये सारे वो नौजवान हैं जिन्होंने कहा कि जब खतरा आया तो मेरा सीना सबसे आगे होगा, मैं बचाऊंगा अपने देश को, मैं रक्षा करूंगा इंच इंच भूमि की, क्योंकि ये हमारी मातृभूमि है। करगिल युद्ध के 2 टर्निंग पॉइंट थे, तोलुलिंग और टाइगर हिल। तोलुलिंग वो जीत थी जहां से बाजी पलटना शुरू हुई, और टाइगर हिल उसने पाकिस्तान को हर तरीके से तोड़ दिया। द्रास में तोलुलिंग की कामयाबी के बीच एक पर्वत सवालों का पहाड़ बनकर खड़ा हुआ था। टाइगर हिल को पाकिस्तान ने कुछ ऐसे अपने कब्जे में ले रखा था कि 1.5 महीने की कोशिशें बौनी पड़ गई थी। डिफेंडिंग दुश्मन और अटैकिंग फौज में फोर्स का रेशो 1:3 का अंतर होता है, लेकिन द्रास जैसी जगह में ये रेशो 1:6 से 1:9 के बीच में होता है। सही जानकारी नहीं होने के कारण भारतीय सेना को अपनी युद्ध रणनीति समय समय पर दुश्मन के हिसाब से परिवर्तित करनी पड़ रही थी, और फ्रंट लाइन फोर्स को रीएनफोर्समेंट करने में भी काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। दुश्मन की ताकत, उनके सैनिकों की संख्या की नहीं जानकारी होने के कारण भारतीय सेना के लिए एक चुनौती भरा कार्य था। जब ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी बहुत मजबूत स्थिति में थे, वेल एंट्रेंच्ड थे, तो उसका मतलब समझिए ये एक ऐसा बंकर है जिसे भारतीय सेना ऊंचाइयों पर जब हमने जीत हासिल की वहां से उस बंकर को उखाड़कर लेकर आए। गोलियों के निशान आप देख सकते हैं करगिल युद्ध में, जब ये छलनी हुआ था बंकर। झंडा उल्टा तब लगाया जाता है जब दुश्मन की किसी चीज़ को कैप्चर किया जाता है। सर्वोच्च शर्मिंदगी का निशान है ये पाकिस्तान के लिए भी। ये बंकर आप देखिए कि ये किस तरीके से बना होगा। हमारे सैनिकों के अधिकतर आप पत्थरों के बंकर देखते थे पुराने समय में। उस समय ये वुडन है, लकड़ी का बना हुआ है। इसको यहाँ पर भीतर दाखिल होने का ये जो दरवाज़ा है, इसमें हैंडल्स लगे हुए हैं, पूरा हिंजेस हैं, इसमें सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। और ये जो बंकर है, ऊंचाई पर जितनी भी तेज़ हवा चले, जितनी भी माइनस में तापमान चला जाए, लेकिन सैनिकों को बचा कर रखेगी। तो किस तरीके से पाकिस्तानियों ने इसकी प्लानिंग की थी, जिसे शुरुआत में वहाँ की सियासत नकारती रही, कितनी प्लानिंग थी, किस मजबूत स्थिति में पाकिस्तान हजारों फीट की चोटियों पर बैठा था, ये बंकर उसकी गवाही देता है। टाइगर हिल की ऊंचाई से दुश्मन नेशनल हाईवे 1A को साफ साफ देख सकता था। शुरुआत से ही भारतीय सेना को यह स्पष्ट था कि जब तक टाइगर हिल और पॉइंट 4875 को वापस हासिल नहीं कर लेते, तब तक हाईवे पर चलना कभी सुरक्षित नहीं होगा। पॉइंट 4875 करीब था और हाईवे का ज्यादा लंबा इलाका डोमिनेट करता था, लेकिन टाइगर हिल पर आक्रमण करना ज्यादा मुश्किल था। टाइगर हिल की नुकीली चोटियां द्रास की बाकी पहाड़ियों से इसे अलग दिखाती हैं। भारत तथा भारतीय सेना के दृष्टिकोण से टाइगर हिल अत्यंत महत्वपूर्ण पर्वतीय हाइट्स है। इसकी ऊंचाई लगभग 17,410 फीट है। इस एरिया में टाइगर हिल एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक लोकेशन में से एक है, जो कि संपूर्ण द्रास सेक्टर तथा मॉस्को वैली के ऊपर महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करता है। इसकी ऊंचाई के कारण टाइगर हिल के ऊपर मौजूद फौज आसानी से नेशनल हाईवे 1 डेल्टा जो कि श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है, इसके ऊपर डोमिनेशन कर सकता है। कारगिल युद्ध के दौरान हमारे जवान जो कि सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉयड थे, उनकी मेंटेनेंस इसी हाईवे की मदद से की जाती थी
और पाकिस्तानी सेना का इसके ऊपर कब्जा हमारे इस हाईवे के ऊपर मूवमेंट मुश्किल कर रहा था। द्रास के इलाके में चोटियों को वापस लेने की मुहिम बहुत जटिल थी, क्योंकि दुश्मन लगातार भारत के सैनिकों के एडवांस पर नजर रख सकता था। अगर उसे बंकरों के भीतर छिपने को मजबूर करना था तो उसका एक ही तरीका था, भारी आर्टिलरी फायर। पर इसकी जद में भारत के अपने सैनिकों के भी आने का खतरा था। करगिल के युद्ध में हमारे सैनिकों के साथ साथ अगर कोई एक और सुपर हीरो था तो वो ये बोफोर्स गन। अभी भी अगर आप करगिल द्रास की चोटियों के बीच इस बोफोर्स को देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि किस तरीके से इन चोटियों के बीच भी ये सीना ताने खड़ा है। लेकिन इसे यहां तक लाना, वो भी अपने आप में रणनीतिक सूझबूझ का एक बेमिसाल नमूना था। उसके साथ ही जिस तरीके से हमारे सैनिक जब आगे बढ़ते थे इन चोटियों पर जहां न कोई आड़, वहां पर किस तरीके से वो अपना बड़ा कलेजा लिए ये कहते थे, गोले दागते रहो, हमसे बेहद करीब भी, हमें आगे पहुंचना ज्यादा जरूरी है, हमारी एक जान गई तो कई और खड़े हो जाएंगे। 3 जुलाई 1999 की शाम से ऐसी ही आर्टिलरी फायर से पूरा इलाका थर्रा रहा था। दनादन टाइगर हिल पर गोले दागे जा रहे थे और इसकी आड़ में 8 सिख और 18 ग्रेनेडियर्स चोटी की ओर बढ़ रहे थे। गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से भी हो रही थी ताकि भारतीय जवान आगे न बढ़ पाएं। कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल के ऊपर पाकिस्तानी सेना के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के टुकड़ियों का कब्जा था। युद्ध के शुरुआती क्षणों में 8 सिख को यह कार्रवाई दी गई थी कि वो दुश्मन की नफरी तथा उनके डिफेंस तथा हथियारों के लेआउट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें। परंतु दुश्मन की नफरी ज़्यादा होने के कारण 8 सिख को वापस बुलाया गया ताकि एक डेलिब्रेट प्लानिंग के साथ और डेडिकेटेड आर्टिस्ट सपोर्ट के साथ एक डेलिब्रेट अटैक लॉन्च किया जा सके। जो भी टास्क 8 सिख को दिया गया था वो उन्होंने बखूबी निभाया तथा इस दुर्गम क्षेत्र में एक ऊंची मिसाल कायम की। उस रोज घने बादल छाए हुए थे। ग्रेनेडियर्स की एक घातक प्लाटून की अगुवाई लेफ्टिनेंट बलवान कर रहे थे। आज हमें टाइगर हिल पर डिप्लोमेट दुश्मन के ऊपर हमला करके उसे बर्बाद करने का टास्क मिला हुआ है। यह तक की गई कार्रवाई में किसी भी जवान का कोई सवाल नहीं। नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव सबसे आगे चढ़ाई कर रहे थे। वो रस्सी फेंकते, टेस्ट करते, ऊपर पहुंचते, फिर बाकी जवान आगे बढ़ते। घातक टुकड़ी किसी भी बटालियन की सबसे मेंटली और फिजिकली फिट जवानों की एक टोली होती है। इनको हाई दर्जे की ट्रेनिंग दी जाती है। जय दुश्मन के इलाके में तेज़ी से घुसकर दुश्मन पर असल्ट करने के काबिलियत रखते हैं। जय स्मॉल टीम में ऑपरेट करते हैं तथा हर एक वेपन का फायर करना जानते हैं। प्लाटून ने बमुश्किल आधी ऊंचाई नापी थी कि दुश्मन की मशीन गन ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लेफ्टिनेंट बलवान बुरी तरह जख्मी हो गए। ग्रेनेडियर यादव को भी हाथ में गोली लगी, लेकिन उन्होंने चढ़ाई जारी रखी। तीसरी रात जब सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत था। फिर चारों तरफ इधर उधर गए, हम देखा रास्ता कहीं है नहीं। फिर रस्सियों के सहारे, क्योंकि रस्सियाँ थीं, रस्सियाँ फेंकी ऊपर पत्थर में, वो अटक गई। फिर धीरे धीरे चढ़ने लगे। चोटी से केवल 60 मीटर पहले एक और मशीन गन ने अपना मुंह खोला। ग्रेनेडियर यादव को 5 गोलियां लगी। वो निढाल से हुए, फिर अपनी बेल्ट निकालकर हाथ पर बांधी। कभी बंदूक तो कभी अपने हाथों से दुश्मन को मौत के घाट उतारने लगे। उन्होंने अपने दम पर 3 में से 2 बंकर नष्ट कर दिए। इतनी देर में दूसरे फ्लैंक से और भारतीय जवान भी चोटी पर पहुंच चुके थे। पाकिस्तानियों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो हम केवल 7 जवान
चढ़ पाए थे, तभी उन्होंने फायरिंग खोल दिया। तो इतना ज़बरदस्त फायर हुआ कि साथ हम ऊपर रह के बाकी को चढ़ने नहीं दिया। ऊपर पहुंचते हैं तो एकदम से 8-10 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के 2 फिर बंकर, और उधर से वो फायर करना शुरू किया। हम इधर से ऊपर चढ़े हैं, ऊपर से फायर कर रहे हैं वो, लेकिन हमने भी सातों ने एक साथ आधाधुंध फायरिंग किया और उनमें 4-5 थे, वो चारों को मार दिया। अब भी आखिरी पड़ाव से 50 मीटर की दूरी थी। गोलियों के बीच चलना मुश्किल था। अब ग्रेनेडियर्स की ओर से फिर आर्टिलरी फायर की गुहार लगाई गई। शेलिंग के बीच अपनी जिंदगी पर भी खतरा था, लेकिन दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। आर्टिलरी के साथ भारतीय वायुसेना के विमान भी जांबाजी दिखा रहे थे। गोलाबारी की जद में आने के खतरे के बावजूद भारतीय विमान बेहद नीची उड़ान भर रहे थे। दुश्मन के ठिकाने ढूंढ ढूंढ कर बम बरसा रहे थे। करगिल युद्ध में भारतीय सेना का पराक्रम था तो भारतीय वायुसेना का सहयोग और शौर्य भी था। ऑपरेशन सफेद सागर के तहत जो कार्रवाई भारतीय वायुसेना ने की थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो MiG-21 विमान आप देख रहे हैं, ये गोल्डन एरो स्क्वाड्रन नंबर 17 का हिस्सा था, जिसने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिया था। पाकिस्तान पर जिस तरीके से भारतीय सेना और वायुसेना संयुक्त रूप से भारी पड़ रहे थे, उसने करगिल युद्ध में पाकिस्तान को एक मौका तक नहीं दिया। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना तथा आर्टिलरी ने उल्लेखनीय कार्य करते हुए अपना लोहा साबित किया था। इस युद्ध की जीत में ऑपरेशन सफेद सागर के तहत भारतीय वायुसेना तथा आर्टिलरी ने मिलते हुए दुश्मन की कमर तोड़ दी थी। युद्ध के शुरुआती क्षणों में हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल मुख्य तौर पे रेकी के लिए किया जाता था, पर बाद में वायुसेना ने और आर्टिलरी ने दुश्मन के मोर्चों में भारी तादाद में गोलाबारी की। यह गोलाबारी मुख्य तौर पे इन्फेंट्री ट्रूप्स के अटैक लॉन्च करने से पहले की जाती थी और इसी फायर का कवर लेते हुए हमारे इन्फेंट्री सोल्जर्स दिए गए टारगेट के काफ़ी पास जा सकते थे। टाइगर टॉप पर भारी बमबारी जारी थी, लेकिन गोला बारूद अपने और परायों का फर्क नहीं जानते। हिंदुस्तानी बमबारी और तोपें अपने ही सैनिकों की जान पर भी उतना ही बड़ा खतरा थी। लेकिन जान हथेली पर लेकर जांबाज आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल नजदीक पहुंचकर आर्टिलरी फायर बंद करने के निर्देश दिए और फिर तो जो टाइगर टॉप पर तांडव हुआ, उससे पाकिस्तानी बस जान बचा बचा कर भागते दिखे। वो लगातार 5 बम गिराते थे, फिर उसके बाद बंद हो जाते थे, फिर 10 मिनट के बाद में फिर बम गिराना शुरू करते। उनका एक पूरा ट्रेंड बन गया था, वो हमने देख लिया, समझ लिया। अब उनका जो है आटे के बम आएंगे, उसी बम के दौरान जैसे ही बम फटने लगते हैं, अलग अलग बैठ जाओ, फायर बंद कर दो। तो हम 3 ऐसे अलग अलग पत्थरों के पास बैठ गए। अब जब 20-25 मिनट तक हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हो तो उनको लगा कि शायद इनका अम्निशन अब ख़त्म हो गया है। बम्बारमेंट भी किया कि हो सकता है ये मर भी गए हों। तो एक सामने बहुत बड़ा पत्थर था, उसके दोनों तरफ से निकलने के रास्ते थे। तो 20-25 मिनट के बाद हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से बंदे निकल कर के बाहर आ रहे हैं। तो 10-12 बंदे जब वो बहुत करीब आने लगे, हम बिल्कुल धैर्य को बना करके शांति से चुपचाप बैठे हुए थे। बहुत करीब आए तो हमने एक साथ इशारा किया, कोऑर्डिनेट किया हुआ था, एक साथ ब्रस्ट फायरिंग किया। तो उनमें से 1-2 बचा होगा, सारे के सारे मारे। 4 जुलाई की सुबह 5:25 पर टाइगर हिल वापस हिंदुस्तान का हो चुका था। लेकिन बाकी पहाड़ियों से अलग ये रुतबे की लड़ाई थी। इसीलिए पाकिस्तान बार बार काउंटर अटैक करता रहा और भारतीय सेना यहां चैन से नहीं बैठ सकी। टाइगर हिल कैप्चर करने के बाद भी दुश्मन वेस्टर्न स्पर पर मजबूती से अपना डिफेंस लगाए हुए बैठा था और उसने वहां पर संगठ बनाए हुए थे, जिनको स्मॉल आर्म फायर के द्वारा बर्बाद करना बेहद ही मुश्किल था।
अपनी आर्टिलरी और एयरफोर्स का इस्तेमाल भी भारतीय सेना नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारे अपने जवान उसकी सेफ्टी डिस्टेंस के अंदर थे। इसलिए 8 सिख और 18 ग्रेनेडियर्स को वेस्टर्न साइड से दुश्मन पर अटैक करने का कार्य दिया गया। दोनों बटालियन बारी बारी कर एक एक बंकर को कैप्चर किए जा रही थी। साथ ही साथ दुश्मन भी काउंटर अटैक की कार्रवाई कर रहा था। ऐसी कड़ी परिस्थिति में भी दोनों बटालियनों ने अदम्य साहस और युद्ध रणनीति का प्रयोग करते हुए मुश्किल दिखने वाली चढ़ाई और असंभव दिखने वाले कार्य को भी संभव कर दिखाया। भारतीय सेना के हाथों में आज आप अलग अलग तरह के हथियार देखते होंगे, लेकिन हम बात आज से 24 साल पहले की कर रहे हैं, 1999 की, करगिल युद्ध। उस समय कौन से हथियार, कौन से उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था? ये AK-47 राइफल्स, हालांकि इनमें कई ऐसे हैं जो कि दुश्मन से कैप्चर भी किए गए हैं। दुश्मन के दांत किस तरह से खट्टे किए थे आप सबको याद है। ये मैगजीन्स हैं, वो नेज़ा है, वो बेनेट है, जिसके अलग अलग तरह के इस्तेमाल हो जाते हैं। उस समय भी आपने देखा होगा कि चाहे गोलियां बचे न बचे, लेकिन दुश्मन नहीं बचता था। बंदूक के सामने के हिस्से में इसे फिट भी किया जा सकता है और अलग अलग अवरोध को हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी चीज़ को खोलने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो ग्रेनेड है, हैंड ग्रेनेड, इसका इस्तेमाल किया गया था, टाइप 36 इसे कहते हैं। और साथ ही जो मोटोरोला सेट्स थे, जो कि उस समय डिजिटल नहीं बल्कि एनालॉग, और ये जितने भी उपकरण आप देख रहे हैं, वो जो पहाड़ियों को पार करने के लिए जिनका प्रयोग किया गया था, उन सब को अर्जित किया गया था। और जब भी एक सैनिक युद्ध भूमि के लिए निकलता था तो वो जो फील्ड ड्रेसिंग होती है, क्योंकि उस समय आपको जिस तरह की चोटें आ रही हैं उसके लिए सबसे पहले किस तरह से जल्दी फौरी उपचार मिल जाए, उसके हिसाब से तो ये सारे उपकरण मोटे तौर पर जो एक योद्धा हमारा 1999 करगिल युद्ध में लेकर निकला था। पहाड़ी क्षेत्र की लड़ाई में हर एक ग्राम वजन महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी और 15,000 फीट की ऊंचाई वाले दुर्गम युद्ध क्षेत्र, इन विषम हालातों में हमारे जवानों ने खाना ले जाने की बजाय गोला बारूद को ले जाना चुना। युद्ध का परिणाम केवल जय और पराजय नहीं होता है। युद्ध का परिणाम पराक्रम से होता है। तिरंगे की शान और भारत माता की आन के आगे हमारे देश का कोई सिपाही अपनी जान की तनिक भी परवाह नहीं करता। 26 जुलाई 1999 को भारत की जीत के साथ ही ऑपरेशन विजय को सफल घोषित कर दिया गया। रणभूमि में तैनात हर एक वीर ने शौर्य की अनमोल विरासत हर देशवासी के लिए छोड़ी। करगिल की भूमि जिनके रक्त से सिंचित है, उस रक्त को महसूस कीजिए अपनी धमनियों में। वीर गति को प्राप्त हर योद्धा का परिवार हमारा परिवार है। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देकर जो वीर चले गए, उनके प्रति दायित्व निभाना है तो निश्चल देश प्रेम से ओतप्रोत रहना होगा। उस साल पाकिस्तानी सेना ने केवल द्रास सेक्टर नहीं, बल्कि करगिल के पास काकसर, बटालिक सेक्टर, चोर बाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक में बंकरों और पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। पर भारतीय सेना ने अपना विजय अभियान प्रारंभ किया तो दुश्मन को अपनी हर चोटी से बेदखल किया। करगिल की विजय ने बहुत कुछ बदला। सरहद पर हमारी तैनाती से लेकर विश्व में हमारे रुतबे तक। भारतीय सेना कठिन से कठिन इलाकों में मुश्किल से मुश्किल मौसम में भी तैनात रहती है। पाकिस्तान करारी हार के बाद फिर युद्ध छेड़ने की कभी हिम्मत नहीं कर पाया। करगिल युद्ध की शुरुआत हुई थी पाकिस्तान की धोखेबाजी से और करगिल युद्ध का अंत हुआ पाकिस्तान को कभी न भूलने वाले सबक के साथ। दरअसल इस युद्ध की जो अनेकों कहानियां हैं, वो सब हम सब के लिए कोई न कोई मिसाल जरूर है। हम इन वीरों की जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जिंदगी जीतने का तरीका, देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने का तरीका। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन
और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।